Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस जो है वो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है किसी भी सिलेबस में, किसी भी एग्जामिनेशन के सिलेबस में, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं या जिनको हम बुनियादी फ़राइज़ कहते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए रहते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया एर्सवाइल सोवियत यूनियन। ठीक है ना, ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है या जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है, ये हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। ठीक है ना, यूएसएसआर से लिया हुआ है। और काफ़ी सारे एस्पायरेंट या काफ़ी सारे लोग इस यूएसएसआर को रशिया कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो यूएसएसआर है, ये यूएसएसआर रशिया प्लस आई थिंक 14 या 15 अदर कंट्रीज के एक ग्रुप को कहते थे यूएसएसआर। तो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि द आइडिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से हमने बोरो किया है। तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कि हमने यूएसएसआर से ये बोरो किया हुआ है कंसेप्ट। एक बात होगी ये। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करें, तो दूसरा पॉइंट रहेगा, दीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 4A of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है ना, अगर देखा जाए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या जो हमारे ये जो मौलिक कर्तव्य हैं या जो हमारे बुनियादी फ़राइज़ हैं, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। ठीक है ना, क्या थे ये जो ओरिजिनली थे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, इनको ऐड किया गया था पार्ट 4A में बाई 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये पॉइंट आपको याद रखना कि सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट में है, तो आपने वहाँ पे करना है आर्टिकल पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और किन की रिकमेंडेशन पे ये जो ऐड किए गए थे, सो ये ऐड किए गए थे बाय स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये जो थे ऐड किए गए थे। और किस अमेंडमेंट के तहत ये ऐड किए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अमेंडमेंट के संशोधन के तहत इनको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। एक पॉइंट ये हो गया। अब देखा जाए, सबसे पहले ओरिजिनली 10 इन नंबर जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जो मौलिक कर्तव्य थे, वो ओरिजिनली देखा जाए तो 10 थे। वन मोर ड्यूटी वाज एडिड थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो 2002 में 86वें संशोधन के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, उसमें एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई थी। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं थे। ठीक है ना, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन फिर क्या किया गया, जब इनको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन द बेसिस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो हमारे पास उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर एग्जामिनर पूछेगा जो 11वां मौलिक अधिकार था वो किस अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड किया गया था, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है, मार्क करना है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद एक और पूछा जाए, ऑल द 11 ड्यूटीज आर इनलिस्टेड, किस पार्ट में इनलिस्ट की गई है, तो आपने वहां पे मेंशन करना है 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, जो कि द सोल पार्ट इन द आर्टिकल 4A। ठीक है ना, इसमें ये मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछेंगे।
फिर अगर देखा जाए एक और पॉइंट, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज फंडामेंटल आर आल्सो नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, मतलब नॉन जस्टिकेबल, इनके वायलेशन के लिए आपको कोई भी पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है ना, नॉन जस्टिकेबल इन नेचर रहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक, ये क्या हो गए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे बुनियादी फ़राइज़ या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मेंशन किए गए, किस कमेटी से मेंशन किए गए, रिकमेंडेशन में किस पार्ट में है, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सबसे पहली अगर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके ऊपर अगर हम देखें, टू अबाइड बाई the constitution and respect its ideas, institution, national flag and national anthem, ठीक है ना। हमारी जो पहला मौलिक कर्तव्य है जो हमारा, उसमें ये मेंशन किया गया है कि हमने अपने संविधान का पालन करना है, मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडिया, उसके जितने भी आदर्श हैं, ठीक है ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन से जितनी भी संस्थाएं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की जो है रिस्पेक्ट करनी है। इसमें जो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ये है। सो हमें अपने संविधान का पालन करना है, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, ठीक है ना, उसको मानना है, उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट करनी है, जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, उनकी हमको रिस्पेक्ट करनी है। हमने अपने नेशनल फ्लैग, ध्वज की जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सब कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट में आता है, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी देखें, टू चर्च एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे नोबल आइडियाज हैं उनको हमने क्या करना है, जितने भी नोबल आइडियाज हैं, सपोज जिस तरह हम देखें, जितने भी नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, या जितने भी लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, उनकी जो आइडियाज़ हैं उसको हमको चेरिश करना है, उनको हमने मानना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज सेकंड आ जाएगी, टू चर्च एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पे देखें, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये छोटा सा कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है और कौन सी फंडामेंटल राइट है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। सो हमने अगर देखा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। सो इसका मतलब आ जाएगा, हमने क्या करना है, इंडिया के संप्रभुता हो गई, एकता हो गई, उसके बाद अखंडता हो गई, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको बना के रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, और उसकी रक्षा करनी हमको, उसको प्रोटेक्ट करना हमने, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज 4 जो होगी वो क्या है, ठीक है ना। फंडामेंटल 4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, ठीक है ना। हमें जब भी कंट्री बुलाए नेशनल सर्विस देने के लिए, इन केस ऑफ वार अगर हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो हमको रेडी रहना चाहिए उस वक्त, ठीक है ना। हमको उस टाइम पे रेडी रहना चाहिए अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। सपोज अगर देखें हम इजराइल में देखें, तो इजराइल में क्या करते हैं वो, जैसे ही कोई भी बच्चा ग्रेजुएट, या आई थिंक मुझे इतना ग्रेजुएट होता है, तो उसको 2 साल के लिए उनको आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, या आर्मी के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। सो क्यों किया जाता है, ताकि जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए नेशन इंटीग्रिटी के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उसको डिफेंड करने के लिए रेडी रहें, वो तैयार रहें। ये चीज़ हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज 4 है इसमें है। तो हमें जब भी है, टू डिफेंड अवर कंट्री एंड रेंडर नेशन सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, हमें उस वक्त तैयार रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी 5 आ जाती है, टू
प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, अमंग द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग religion, linguistic, regional or sectional diversity, and to renounce practice derogatory to the dignity of the women. मतलब इसमें क्या हो जाता है, हमें क्या करना है, सबसे अगर पॉइंट देखिए हमारे पास आ जाता है कॉमन ब्रदरहुड, हमने प्रमोट करनी है हार्मनी, ठीक है ना, ताकि हमारा जो ब्रदरहुड है ना, हम कहते हैं जिसको सद्भाव कहते हैं या हम आहंगी कहते हैं हार्मनी को, तो हमको जो कॉमन ब्रदरहुड है उसको क्या करना है, अपने पूरे जितने भी पीपल्स ऑफ इंडिया उनके साथ बना के रखनी है, चाहे रिलीजनस हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे रिलीजनस हो या सेक्शनल डाइवर्सिटी। और उसके बाद हमने रिनोंस करना है जितनी भी ये जो डिरोगेटरी डिग्निटीज़ होती हैं, डिरोगेटरी मतलब जो भी हम अपमानजनक बातें कहते हैं या कोई भी तौहीन किसी वुमेन की करते हैं, तो उन चीज़ों को हमको रिनोंस करना, उन चीज़ों को हमें कम करना है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। सो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद अगर हम सिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देखो हमारा जो इंडिया है उसका जो कल्चर है वो कंपोजिट है, सब मिला जुला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज, रिच कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, उसकी वैल्यू हो, उन सब को हमको प्रिजर्व करके रखना है, उनको बचा के रखना है। ये चीज़ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी 6 में आती है। उसके बाद अगर हम 7th नंबर पे बात करें, फंडामेंटल टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू द कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार बनता है कि हमें अपना जितना भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे लेक हो, नदियां हो, या जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, उसको हमको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना और साथ साथ उसको इम्प्रूव भी करना है, ठीक है ना। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास आती है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब इसको हम गौर से समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई भी चीज़ जो हो ना वो साइंटिफिक टेम्पर की होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें कोई भी चीज़ जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा होना चाहिए। हमें जो भी चीज़ हम ह्यूमनिज्म हो या स्पिरिट हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो, तो उसको हमें साइंटिफिकली देखना चाहिए। हमारे बीच कभी मिसबिलीव जो फेथ्स होते हैं, ठीक है ना, मिसबिलीव हम करते हैं किसी चीज़ पे, तो हमें जितना हम साइंटिफिक टेम्पर हमें डेवलप होगा, साइंटिफिकली उन चीज़ों को सोचेंगे, तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारी एक ड्यूटी रहेगी। तो जैसे भी चाहे वो ह्यूमनिज्म में हो, हमें उन सब चीज़ों को क्या करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, सो दैट वी हैव टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड टू रिफॉर्म समथिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द इंडिया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमने देख के चलना है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज 9 आ जाती है, तो ये हमारे पास है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। देखिए कैसे हम देखें, जब भी हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है या जितनी भी हम देखें, कभी कभी हम हमारी जितनी भी सराउंडिंग में पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो हम उनके ऊपर कभी कभी कुछ लिखना शुरू कर देते हैं या तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमने जितनी भी नेशनल की जो चीज़ें हैं या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना, उनकी हमने सेफ गार्ड करनी है, और जितना भी वायलेंस है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, ख़त्म करना है इन चीज़ों को, ठीक है ना। ये हमारी एक ड्यूटीज़ रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर 10th नंबर पे देखें, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल collective activity so that nation constantly rise to higher level of individual and achievement, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ हमने क्या करना है, हमने एक्सीलेंस करनी है अपनी इंडिविजुअल। देखो जब एक इंडिविजुअल काम करेगा, अगर एक इंडिविजुअल काम करेगा, उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कलेक्टिवली नेचर को राइज करेगी। सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, या और काफ़ी सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे वो अपने नेशन को भी हायर लेवल पे ले जा रहे हैं, अचीवमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ रहती है। उसके बाद हमारे पास एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना। सो अगर हम 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर education to his
child are ward between the age of 6 and 14 year, ठीक है ना। जितने भी चिल्ड्रन हैं दैट इज फ्रॉम 6 to 14, तो इनको हमने क्या करनी है, इनको एक अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन के लिए। तो ये जो ड्यूटी थी, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, ये ऐड की गई थी बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 202, ठीक है, 2002। तो इसके तहत ये वाली जो ड्यूटी जो थी ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो किस संशोधन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड की गई थी। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में ये ऐड की गई थी, ठीक है ना। और ये जो जितनी भी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये किस आर्टिकल में मेंशन की, आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड की गई हैं। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें से काफ़ी सारे इतने बड़े क्वेश्चन तो पूछते नहीं, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं तो वो वाले पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगी, तो जो हमारी फंडामेंटल ये जो ड्यूटीज़ हैं ये भी नॉन इन्फोर्सेबल हैं या नॉन जस्टिसकेबल हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। सो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे पास ऑब्लिगेशन है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के, ताकि हम क्या करें, हेल्प एक दूसरे की कर सकें, प्रमोट कर सकें, जो भी हमारी जो स्पिरिट है पैट्रोटिज्म की हो, या हम जितनी भी हमारी जो इंडिया की अखंडता है, यूनिटी है, टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ द इंडिया, इसको हम अपहोल्ड करके रखें, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। उसके बाद ओरिजिनली ये देखना, क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि जी सबसे पहले ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। और ये जो थी किसके द्वारा ऐड की गई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये वाली जो ड्यूटीज थी ऐड की गई थी, ठीक है। और पहले 10 थी और 2002 में एक और अमेंडमेंट हुई थी जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 कहते हैं। तो इसमें एक और ड्यूटी ऐड की गई थी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कुल 11 बन गई थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल ड्यूटीज आल्दो ये छोटा सा, तो हमें ये याद रखना है कि कौन सी ड्यूटी क्या थी, कौन सी किस तरह ऐड की गई थी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो आई थिंक इसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं ज़्यादा, तो मतलब आपको सारी ड्यूटीज़ जो है वो 1 by 1 याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रिवाइज देख लेते हैं। तो है क्या, सबसे पहले अगर देखें, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, to abide by the constitution and respect the idea institution, the national flag and the national anthem, एक हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास आई थिंक कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आ जाएगी सेकंड नंबर पे देखें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये आ जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम देखें हमारे पास आ जाएगी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखेंगे, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, ये आ जाएगी। आपको याद रखनी पड़ेंगी ये सारी। उसके बाद हम देखेंगे, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रिलीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। उसके बाद सिक्स नंबर पे अगर देखें, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। उसके बाद सेवन्थ नंबर पे अगर हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। उसके बाद एट्थ नंबर पे हम देखेंगे, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म। उसके बाद इन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर नाइन्थ नंबर पे हम देखेंगे, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। उसके बाद टेंथ नंबर पे, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल collective activity so that the nation constantly rise to the higher level of endeavor and achievement. उसके बाद 11वें नंबर पे अगर हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। और ये जो ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटी बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002।
सो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, पढ़ना है बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।